हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण। ब्लूम जो हैं वो एक रिसर्चर हैं। उन्होंने डोमेन ऑफ लर्निंग का वर्गीकरण करा। मतलब जो लर्निंग है उसको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में डिवाइड करा। यानी जो लर्निंग मीन्स होता है सीखना, तो सीखने के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, सीखने को हम किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में बांट सकते हैं, तो ब्लूम ने उसके बारे में हमको बताया था। तो इन 1956 में, यानी कितने साल पहले की बात है ये, 1956 में ब्लूम और उनके कुछ साथ के जो मेंबर थे जो उनके साथ रिसर्च कर रहे थे, उन सब ने आपस में मिलके ये बताया कि जो सीखने का प्रोसेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। So in 1956, Benjamin Bloom with collaborates published a framework for categorizing educational goal which comprise 3 learning domain। तो 1956 में जो ब्लूम है उनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। उन्होंने अपने साथ रिसर्च जो कर रहे थे उनके साथ ही उनके साथ मिलकर के एक फ्रेमवर्क तैयार करा और ये बताया कि जो लर्निंग है उसको 3 डोमेन में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव और थर्ड है साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स जब बच्चा अपनी बुद्धि के द्वारा सीखता है। अफेक्टिव मीन्स जब बच्चा अपने मन के द्वारा सीखता है या मन के थ्रू लर्न करता है। और साइकोमोटर मीन्स होता है जब वो अपनी बॉडी के थ्रू चीजों को लर्न करता है। जस्ट लाइक अगर कोई बच्चा डांस करना सीखता है तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत नहीं होती है, वो बस अपने टीचर को डांस करते हुए देखता है और उसकी नकल करके डांस करना स्टार्ट करता है। तो डांस करने में उसके हैंड्स का मोशन होता है, लेग्स का मोशन होता है और वो उसको सीखता है। तो इसको हम कहेंगे साइकोमोटर लर्निंग। And assign to each of these domain a hierarchy that correspond to different level of learning। और उन्होंने इन तीनों डोमेन को एक क्रम में लगाया, या फिर हम कह सकते हैं कि इन तीनों डोमेन के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। इन डोमेन्स के अंदर कुछ पार्ट आते हैं जो पार्ट एक अरेंजमेंट में या एक ऑर्डर में होते हैं, जिसको कि अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं जो लर्निंग का पहला डोमेन है उसको हम कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। इट मीन्स इस डोमेन में जो बच्चा है वो माइंड में चीजों को समझ के सीखता है, अपने दिमाग के थ्रू लर्न करता है। सेकंड पार्ट है अफेक्टिव लर्निंग। इसमें बच्चा अपने मन के द्वारा, अपने दिल के द्वारा जो भावनाएं वो देखता है या भावनाएं फील करता है उनके द्वारा सीखता है। थर्ड है साइकोमोटर। यहाँ हैंड का सिंबल दिखाया गया है जिसका मतलब बच्चा जो उसके बॉडी है, बॉडी को मूव करके चीजों को लर्न करता है, इसको हम कहते हैं साइकोमोटर लर्निंग। अब हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर लर्निंग जो हैं वो किस तरीके से बच्चा सीखता है इनके थ्रू, और उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पहले आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में लर्नर्स एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे। इट मीन्स इसमें वो सब एबिलिटी आती हैं जिसके थ्रू लर्नर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसको किस तरीके से किस सिचुएशन में यूज कर पा रहा है ये पता चलता है। क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग में वो अपने दिमाग का यूज करता है, तो जब वो अपने दिमाग का यूज करता है तो उसके दिमाग में जो भी डाटा फीड हो रखा है उस डाटा का यूज वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से करता है, ये सारी चीज जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आती है। आप एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कि आपको छत पे जाना है तो आपको एक एक सीढ़ी में एक एक पैर रख के ऊपर चढ़ना होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कॉग्निटिव पार्ट जो है लर्निंग का पहला डोमेन, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो है नॉलेज। नॉलेज का मीन्स होता है कोई भी डाटा या कोई भी ज्ञान जो आपके पास है या आपने जो प्राप्त किया है उसको आपने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, जस्ट लाइक अ मेमोरी। जैसे कि कंप्यूटर का डाटा आपने देखा है हार्ड ड्राइव में कलेक्ट होता जाता है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो वो डाटा को आप हार्ड ड्राइव से दोबारा निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो नॉलेज है उसका मतलब है ज्ञान जो आपने अपने दिमाग में भरा है और जब सिचुएशन आती है तो आप उसका यूज इजीली कर सकते हैं।
सेकंड पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है जो ज्ञान आपके पास है उसका बोध होना या फिर उसकी समझ होना। जैसे आपकी क्लास में आपकी टीचर ने आपको नाउन की डेफिनेशन समझाई। अब आपको नाउन की डेफिनेशन का ज्ञान तो प्राप्त हो गया, उसकी नॉलेज तो हो गई कि अब पर वास्तव में आप समझ पाए कि नाउन क्या है। तो अगर आप नाउन को एक्चुअली समझ गए हो तो उसको हम कहते हैं आपको उस चीज का बोध हो गया है, यानी कॉम्प्रिहेंशन। सिमिलरली अगर आपको टेंस आपकी टीचर ने पढ़ाए हैं इंग्लिश में, आपको टेंस के बारे में नॉलेज हो गई है, पर क्या आपको वो समझ में आया, उसको हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन। यानी जो भी आपके पास ज्ञान है उसको समझना या उसका बोध होना। थर्ड पार्ट होता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन मीन्स क्या आपको जो ज्ञान प्राप्त है या जो चीज आप समझे हो उस ज्ञान को जैसे आपने समझा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे आपने टेंस के बारे में पढ़ा, तो क्या आप डेली लाइफ में जब बातचीत करते हैं तो क्या इंग्लिश में आप सही टेंसेस का यूज कर पा रहे हैं, या जब आप डेली लाइफ में बात कर रहे हैं तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब आप बात कर रहे हैं तो वहां नाउन का इस्तेमाल हो रहा है या नाउन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर आपके टीचर आपको प्लस माइनस सीखना है तो सबसे पहले आपके टीचर ने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया कि 1 2 3 4 ये नंबर होते हैं हमारे। उसके बाद आपको उनका ज्ञान हुआ, आप उसको समझे, फिर आपने प्लस माइनस करना सीखा। अब डेली लाइफ में क्या आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन मीन्स होता है बेसिकली यूज करना। जो नॉलेज आपके पास है, जो समझ आपके पास है, क्या आप उसका डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं या नहीं। फोर्थ पार्ट है इसका एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स होता है अगेन तोड़ना, किसी भी चीज को पार्ट्स में तोड़ना और तोड़कर उस चीज को समझना। जैसे कि सपोज आपकी टीचर ने इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ाया। अब सेंटेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो आपकी टीचर ने आपको समझाया कि आप इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट को अलग करेंगे प्लस वर्ब और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने एक सेंटेंस मेकिंग की जो नॉलेज है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं एनालिसिस। ओके। सिमिलरली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सिलेबस देखते हैं। आपने सपोज मैथ का सिलेबस देखा, अब आपने देखा अर्थमेटिक के क्या क्या टॉपिक हैं उसमें, एल्जेब्रा के क्या क्या टॉपिक हैं, ज्योमेट्री के क्या क्या टॉपिक हैं। अब जब आपको वो सिलेबस तैयार करना है तो आप अर्थमेटिक के टॉपिक को एक अलग ग्रुप में रखेंगे, अलग पार्ट्स में रखेंगे, अलजेब्रा के टॉपिक को एक अलग पार्ट में रखेंगे और ज्योमेट्री के टॉपिक को अलग पार्ट में। अब आप पार्ट 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 के थ्रू ही उसको लर्न करेंगे या उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये सारे पार्ट अर्थमेटिक के हैं तो मैं इनकी तैयारी इस तरीके से करूंगा, ये जो पार्ट अलजेब्रा के अंदर आ रहे हैं तो मैं इनकी तैयारी ऐसे करूंगा, और फर्दर ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं तो इनको मैं ऐसे प्रिपेयर करूंगा। जब आपको वर्गीकरण करना आ गया, आपने चीजों को पार्ट्स में तोड़ना सीख लिया और हर पार्ट को समझना शुरू कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना। इट मीन्स विश्लेषण करना, कि किसी भी टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके उन पार्ट्स को समझना, इसको हम कहेंगे एनालिसिस। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस का बिल्कुल अपोजिट होता है। एनालिसिस में आप क्या करते हैं, बाय पार्ट करके चीजों को ब्रेक करते हैं और हर पार्ट को समझते हैं। लेकिन सिंथेसिस में क्या होता है, हर टूटे टूटे पार्टों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कुछ ऐसा यूजलेस चीजें रखी हुई हैं और अब आपसे बोला जाए क्या आप इन यूजलेस चीजों में से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा है कई लोग ऐसे होंगे जो कूड़े कबाड़ में से भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं। जैसे क्राफ्ट में जो बहुत अच्छे हैं तो वो खाली न्यूज़पेपर्स हैं या चूड़ी पड़ी हुई हैं या कुछ भी इस तरीके का सामान पड़ा है तो वो उससे फोटो फ्रेम बना लेते हैं या कोई भी अच्छा डेकोरेटिव आइटम बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करा और उनको जोड़ा और जोड़ करके एक बहुत अच्छी चीज बना ली, इसको कहते हैं सिंथेसिस। सिमिलरली जैसे कोई कबाड़ का ढेर है तो जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान उठाया और उससे कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया। छोटे छोटे बच्चे मोटर को सेल को आपस में जोड़ के पंखा बना लेते हैं। तो ये सब होता है सिंथेसिस। इससे ये पता चलता है कि आपका दिमाग आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आपका जो ज्ञानात्मक लर्निंग है, मतलब जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो किस हद तक आपकी हो पा रही है। क्योंकि सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है, बच्चा अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है उसमें, उसकी पूरी क्रिएटिविटी इसमें दिखाई देती है।
तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं कि जब छोटे-छोटे पार्ट्स को आपस में मिला दिया जाए। जैसे छोटे-छोटे चीज़ों से उसने उसको मिला कर के बहुत सुंदर कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाया या कुछ अदर चीज़ें बनाई। ओके? नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मीन्स होता है मूल्यांकन करना। जो लर्निंग का कॉग्निटिव डोमेन है, उसका जो लास्ट स्टेप है, उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब बच्चा एवोल्यूशन तक पहुंचता है, इट मीन्स अब वो मूल्यांकन करना शुरू कर देता है। वो किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति अपनी राय दे सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, वो इसके बारे में बता सकता है। जैसे जब आप एग्जाम देते हो तो टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करके आपको मार्क्स देते हैं, तो उसको भी एवोल्यूशन ही बोला जाता है। सिमिलरली आप भी किसी भी सिचुएशन को देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए रख सकते हैं, इसको हम कहेंगे एवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे अफेक्टिव अफेक्टिव लर्निंग। तो अफेक्टिव लर्निंग होती है जब बच्चा मन के द्वारा सीखता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बच्चे का जो भावनाएं हैं उनका भी विकास होता है। अब मन के लेवल पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की वैल्यू है, उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर, सोचने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी उसका जो मोरलिटी है उसके अंदर, वो किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये सब अफेक्टिव लर्निंग के अंदर आते हैं, यानी इस डोमेन के अंदर आते हैं। तो लर्नर्स एटीट्यूड्स एंड फीलिंग दैट आर अ रिजल्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब इसका जो पहला पार्ट है यानी अफेक्टिव लर्निंग की जो पहली सीढ़ी है उसको हम कहेंगे रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से क्या रिसीव कर रहा है, किस तरीके की बातों को वो सुन रहा है, किस तरीके के लोगों के हाव भाव को वो देख रहा है, उसको वो अपने सेंसेस के थ्रू, अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू रिसीव करता है। सेकंड है रिस्पॉन्डिंग। फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे कोई अगर किसी बच्चे से या किसी भी पर्सन से प्यार से बात करता है तो वो उस चीज को रिसीव करता है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, वो भी उससे प्यार से बात करेगा। पर अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को अब्यूज कर रहा है या कुछ गंदे वर्ड बोलता है तो वो उसको भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। मतलब जो उसने रिसीव करा है वो उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। सेकंड है वैल्यूइंग, और उसी के ही अकॉर्डिंग उसके दिल में उन ऑब्जेक्ट या पर्सन के प्रति मूल्य बनने लग जाते हैं। जैसे अगर उसने देखा कि कोई पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो उसके मन में उस पर्सन के प्रति जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव बनेंगी कि अरे हाँ, या उसने देखा कि कहीं बहुत काम की बात चल रही है तो वो देखता है कि अरे ये तो मेरे मतलब की बात है, वो सुनने लग जाता है, तो उसके मन में उस बात के प्रति जो वैल्यू बने वो पॉजिटिव बने। पर कहीं वो देखता है कि अरे ये तो ऐसी बकवास करते रहते हैं या किसी की बुराई चल रही है तो वो कहता है कि मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज को सुनने में, तो उसकी वो अपने मन में उसके लिए एक नेगेटिव वैल्यू बना लेता है। तो वैल्यूज जो होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है इस स्टेज में आके जो बच्चा है वो चीजों को कैटेगरी में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। आप सपोज एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को सेव करते, सपोज आपने डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हो उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो। जैसे एसएससी सीजीएल की वीडियोस आपने एक फोल्डर में रखी, उसके नोट्स एक फोल्डर में रखे। सिमिलरली उसके साथ अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड के नोट्स एक अलग फोल्डर में रखिए, उसकी वीडियोस अलग फोल्डर में रखी। तो आपने क्या करा, जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं जिन जो आपके लिए यूजफुल है, आपको आपने उन्हें क्या करा, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स उनको ऑर्गेनाइज करा है आपने, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की बेसिस पर आपने उसको एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जब बच्चा अपने मन में वैल्यू बना लेता है तो वो क्या करता है, उन वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करता है, उन वैल्यूज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अपने मन में ऑर्गेनाइज कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट है करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग मीन्स अब अगर वो किसी भी पर्सन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया तो वो उसके करेक्टर में भी उस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जब
कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन को अपना रोल मॉडल मानता है तो उसके कैरेक्टर में हमें उसके रोल मॉडल की झलक देखने को मिलती है। तो जब वो अपने एनवायरनमेंट से जो वैल्यूज़ हैं या जो भी कुछ वो देख रहा है अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव कर रहा है, फिर उसके प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स करने के बाद उसके मन में उस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए कुछ वैल्यूज़ बनती हैं। उन वैल्यूज़ को वो ऑर्गेनाइज़ करता है। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो वैल्यू उसको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं, वो उसके कैरेक्टर में उतर जाती हैं और उसका चरित्र भी उन्हीं वैल्यूज़ की आधार पर दिखाई देता है। मीन्स वो जो वैल्यूज़ हैं वो उसके चरित्र में दिखने लग जाती हैं। ठीक है? तो ये था जो अफ़ेक्टिव डोमेन है लर्निंग का, उसके कुछ पॉइंट। अब हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन के बारे में। तो साइकोमोटर डोमेन में कुछ जो पॉइंट थे वो थोड़े डिफरेंट थे, तो उसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट पॉइंट ये हैं, इसको समझना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी है, तो हम इन पॉइंट्स के लिए ही बात करेंगे। तो साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? जब जो बच्चा है वो अपनी जो मोटर स्किल्स है उनके थ्रू सीखता है, तो उसको हम साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। इन साइकोमोटर डोमेन लर्नर्स एबिलिटी टू यूज मोटर स्किल टू लर्न। जो बच्चा है वो अपनी मोटर स्किल्स का यूज करता है। तो इसको भी हमने कैटेगराइज करा है। तो इसकी कैटेगराइज में जो पहला पॉइंट है, पहला जो इसका पार्ट है वो है इमिटेशन। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? इमिटेट करना स्टार्ट करता है, यानी नकल करना शुरू करता है। जैसे अगर वो डांस करेगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो अपनी टीचर को डांस करते हुए देखेगा और उनकी नकल करेगा और नकल करके डांस करना सीखेगा। सेकंड पार्ट है मैनिपुलेशन। जब वो डांस करना सीखता है, जब वो नकल करता है अपने टीचर की, तो नकल करने के बाद वो एग्जैक्टली तो वैसा नहीं कर पाता है, वो उसको कुछ मैनिपुलेट करता है और कुछ अपने तरीके से करना शुरू करता है, तो उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। फिर आता है प्रिसीशन। इस स्टेज में आकर उसके जो वो सीख रहा है उसके अंदर शुद्धता आ जाती है। मतलब जो वो डांस अभी तक कर रहा था, तो अब वो एक शुद्ध तरीके से डांस करना शुरू करता है, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होता है उसके डांस में। फिर आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स होता है एक्सप्रेस करना। अब उसने पहले नकल करके सीखा, फिर उसको उसने कुछ मैनिपुलेट करा, उसमें खुद अपने कुछ स्टेप डाले, फिर ऐसा डांस करते करते वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डांस करने लगा। इट मीन्स उसके डांस में या जो भी काम वो सीख रहा है उसमें शुद्धता आ गई। उसके बाद आर्टिकुलेशन मीन्स होता है अब वो जो उसने सीख लिया उसको एक्सप्रेस कर पाता है, सबके सामने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स होता है अब जब वो काम सीख गया है तो वो उसके नेचर में आ जाता है। अब अगर उसे किसी भी गाने में डांस करने को कहा जाए तो वो अपने आप ही स्टेप बनाना शुरू कर देता है। अब उसको डांस सीखने की जरूरत नहीं है, अब वो किसी भी गाने में बिना सीखे भी डांस कर सकता है। सिमिलरली जो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो सबसे पहले तो जब वो चलाना सीखते हैं तो वो देखते हैं अदर पर्सन को चलाते हुए कि वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, यानी वो उनकी नकल करते हैं। फिर मैनिपुलेशन मीन्स फिर वो अपना कुछ उसमें मैनिपुलेट करते हैं, सीखने के तरीके को कुछ अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करके सीखते हैं। फिर चलाते चलाते वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने लग जाते हैं, उनको गाड़ी चलाना मतलब वो स्मूथली सीख जाते हैं, उन्हें आराम से आ जाता है। आर्टिकुलेशन मीन्स होता है प्रकट करना या एक्सप्रेस करना। तो अब जब वो चलाते हैं बाकी लोग भी देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, वो सब लोगों के सामने या रोड पर भी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। फिर वो इतने अच्छे ड्राइवर हो जाते हैं कि आप अगर देखें तो पहाड़ पे जा रहे हैं तो भी गाड़ी चला ले रहे हैं, हैवी ट्रैफिक पर भी गाड़ी चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इट मीन्स अब जो ड्राइविंग है वो उनके नेचर में आ चुकी है। अब वो किसी भी रोड पर या किसी भी जगह पर इजीली ड्राइव कर पाएंगे। सिमिलरली डांस में भी जो वो उनके नेचर में आ चुका है। तो जब सीखते सीखते जो भी वो चीज सीख रहे हैं वो उनके नेचर में आ जाता है, तो उसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है यहाँ पर ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें कॉग्निटिव डोमेन की बात की है। तो कॉग्निटिव डोमेन में मैंने आपको बताया, सपोज आप मान लो कि आपको छत पे चढ़ना है, छत जो है वो एवोल्यूशन है। तो सबसे पहली सीढ़ी जो होगी वो नॉलेज होगी, आपका ज्ञान होगा। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी बोध, आप कितना समझे जो आपके पास ज्ञान है उसको। फिर एप्लीकेशन, आप उसे कैसे यूज कर पा रहे हैं। एनालिसिस मतलब बाई पार्ट्स में ब्रेक करके किसी भी चीज को समझना। सिंथेसिस जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ना और जोड़ करके कुछ नई चीज क्रिएट
इवैल्यूएट करना। एवोल्यूशन मीन्स होता है मूल्यांकन करना, कि अब आप अपनी समझ का इस्तेमाल इस चीज़ में कर सकते हैं कि जो सिचुएशन आपके सामने है, जो पर्सन आपके सामने है, किसी ने अगर आपको कुछ कहा तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है। इट मीन्स आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी सिचुएशन के लिए दे सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक ट्रायंगल इसमें दिखाया हुआ है जो कॉग्निटिव डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब क्या हुआ था, ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया था। तो इन 2001 वन ऑफ द ब्लूम ओरिजिनल कोलैबोरेटर्स एंड को-एडिटर पब्लिश अ रिवाइज टू द 1956 हायरार्ची। दिस न्यू रिवाइज वर्जन इंट्रोड्यूस अ की चेंज टू द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ये जो रिवाइज वर्जन है, इस रिवाइज वर्जन में सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन जो है उसी में ही चेंज किया गया है। बाकी जो साइकोमोटर डोमेन है और जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब कॉग्निटिव डोमेन में क्या चेंज किया? सबसे पहले तो जो नॉलेज वाला पॉइंट था उसको रिमेम्बरिंग कर दिया। दोनों का मतलब सेम ही होता है। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, रिमेम्बरिंग मीन्स जो आपने याद करा है, जो आपके पास ज्ञान स्टोर है, उसी को ही रिमेम्बरिंग बोला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव को चेंज कर दिया अंडरस्टैंडिंग में। दोनों का मतलब समझना होता है, दोनों का मतलब ही बोध होता है। एप्लीकेशन को चेंज कर दिया अप्लाइंग में। एनालिसिस को चेंज कर दिया एनालाइजिंग में। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एनालिसिस जो है वो नाउन है और एनालाइजिंग जो है वो वर्ब है। सिमिलरली सिंथेसिस को चेंज करा एवोल्यूशन में और एवोल्यूशन को चेंज कर दिया क्रिएटिंग में। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है इनको आगे पीछे करा। अब ये क्यों करा? क्योंकि जो उनके साथ के जो लोग थे उनका मानना ऐसे था कि एवोल्यूशन जो है या एवोल्यूटिंग जो है मूल्यांकन करना, वो क्रिएट करना किसी भी चीज़ को, ये सिंथेसिस जो प्रोसेस था उससे ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि समझ बच्चे के अंदर आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। पर किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, उनसे कुछ भी चीज़ को क्रिएट करना, ये कॉग्निटिव डोमेन का सबसे ऊपर का लेवल होता है। तो क्रिएटिंग जो है या फिर सिंथेसिस जो है, इस उसको सबसे ऊपर रखा गया और एवोल्यूशन या एवोल्यूटिंग जो है उसको नीचे कर दिया गया। तो एवोल्यूटिंग मीन्स तो वही है मूल्यांकन करना, सही गलत के पहचान होना, समझना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। तो वो तो बच्चा कर लेता है एनालाइजिंग के बाद ही, लेकिन क्रिएट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको सबसे ऊपर रख दिया गया। जैसे यहाँ पर आप देखो, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल और फाइंड। किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, उसकी समझ होना, डिस्क्राइब करना, रिलेट करना, किसी चीज़ को फाइंड करना, ये सब रिमेंबर के अंदर आ जाता है। वही नॉलेज जो था आपका। अंडरस्टैंड का मीन्स क्या है? आउटलाइन, एक्सप्लेन्स, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट करना मतलब आपको समझ में आ गया है कोई चीज़, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आउटलाइन का मीन्स भी वही है कि कैसे समझ पा रहे हैं। अप्लाई का मीन्स होता है इलस्ट्रेट करना, कंप्लीट करना या सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने दे दी है, तो आपको अगर ज्ञान है तो क्या आप अपने ज्ञान के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आप अपने ज्ञान को अप्लाई कर पा रहे हैं? ठीक है, किसी चीज़ की व्याख्या करना, जो आपके पास ज्ञान है क्या आप उसको अप्लाई करके उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं? तो ये होता है अप्लाई करना। एनालाइज़ का मतलब है कंपेयर करना, एक्सप्लेन करना, कैटेगराइज़ करना। वही मीन्स वर्गीकरण करना, बाय पार्ट करके समझना, समझाना और कंपेयर करना दो चीजों को आपस में। इवेलुएट मीन्स होता है प्रायोरिटाइज, रेट और जस्टिफाई। इट मीन्स कोई भी सिचुएशन को या कोई भी आंसर को जस्टिफाई करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, क्या प्रायोरिटी है वो देखना और किसी भी चीज को रेट करना। रेट करना वही मीन्स है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। क्रिएट मीन्स है इमेजिन, डिजाइन और प्लान। क्रिएट में क्या क्या आता है? आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? आपके सामने बहुत सारा सामान रख दिया और आपसे कहा कि इससे आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आपके माइंड में क्या इमेजिनेशन बन रही है वहां पे कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी चीज को डिजाइन करना या कुछ भी प्लान करना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लूम टैक्सोनॉमी। I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, so please like, share and subscribe our channel. So okay, bye friends.